अब यहाँ पे जो सेकंड मेथड है हमारा इनर क्लास का, क्लास हमारी वही है, वही पर्सन है, वही डीओबी है, वही हमारे ऑब्जेक्ट्स है, बस कॉलिंग में यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोगों ने डिफरेंस कर दिया है। पर्सन क्लास में एक स्टेटमेंट का डिफरेंस है। सबसे पहले तो हमारी इनर क्लास, क्लास डीओबी, डेफ इनिट सेल्फ, self.d, self.m एंड self.y 25/7/2001 वही वैल्यू मैंने काम में दी है और बिल्कुल उसी तरीके के वेरिएबल्स, कुछ भी चेंज नहीं है। अब इसके अंदर एक और मेथड डिस्प्ले नाम का, अब तीनों वेरिएबल की वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मेट फंक्शन को ही काम में लिया है, क्योंकि फिर वो अननेसेसरी स्पेसेस आ जाएंगी अगर कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल के नेम लिखते हैं तो ये जो क्लास है हमारी, ये तो एग्जैक्टली में बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि पहले वाले एग्जाम्पल में थी। डिफरेंस आया है हमारे पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर। अब सबसे पहले क्लास पर्सन, जब भी पर्सन क्लास एग्जिस्टेंस में आएगी तो सबसे पहले तो हमारा कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा। तो डेफ इनिट एंड सेल्फ, तो मैंने यहाँ पे अब सिर्फ नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है, किसी भी तरीके का डीओबी का ऑब्जेक्ट यहाँ पे एग्जिस्टेंस में नहीं लेके आई हूँ मैं। तो सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू एलेक्स। अब जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए डिस्प्ले मेथड, तो प्रिंट नेम कोलन सेल्फ डॉट नेम। तो जब पर्सन क्लास के ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में लाएंगे तो नेम नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, एलेक्स उसके अंदर जाके असाइन हो जाएगा और जब डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे तो नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंटली ये हमारी क्लास काम कर सकती है। पर अगर डीओबी की बात करें तो डीओबी कभी भी इंडिपेंडेंटली काम नहीं करेगी, हमेशा उसे पर्सन क्लास की हेल्प को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा कोड किससे एसोसिएटेड है, मतलब हमने पर्सन क्लास के अंदर बनाया है, तो अकेले ये काम कभी भी नहीं करेगा। तो P1 के साथ में जो इस पर्सन क्लास का ऑब्जेक्ट है उसी के साथ में हमें डीओबी के वर्किंग करवानी होगी। तब हम कॉलिंग की तरफ चलते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है P1 इज इक्वल्स टू पर्सन, हमारा ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया है, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, नेम वेरिएबल क्रिएट होगा और उसके अंदर एलेक्स एज अ वैल्यू असाइन हो जाएगी। अब मैंने लिखा है P1 डॉट डिस्प्ले, तो यहाँ पे P1 ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे जो डिस्प्ले नाम का मेथड प्रेजेंट है वो कॉल हो जाएगा और हमारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी प्रिंट करवानी है, लेकिन यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो तब तक प्रिंट नहीं हो सकती जब तक वेरिएबल क्रिएट नहीं हो, और वेरिएबल तब तक क्रिएट नहीं होंगे जब तक इस क्लास का ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता। तो हम क्या करना होगा, हमें पर्सन क्लास की हेल्प लेनी होगी। तो यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट तो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है, तो चाहो तो आप ऑब्जेक्ट को यूज करके काम करवा लो, बट यूजुअली हम लोग फिर यहाँ पे क्लास को यूज करके काम करवाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है। P1 के अंदर यहाँ पे किसी भी तरीके का डीओबी का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है info इज इक्वल्स टू पर्सन डॉट डीओबी। पर्सन क्लास के अंदर जो डीओबी क्लास प्रेजेंट है उसका ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया है। तो अब यहाँ पे हमने अल्टीमेटली काम में तो पर्सन क्लास ही ली है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर में क्रिएट नहीं हुआ है, हमने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बाहर क्रिएट किया है। तो अब इस डीओबी का जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फो नाम का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा, 3 वेरिएबल्स होंगे और 2 मेथड्स होंगे, वेरिएबल क्रिएट होंगे, वैल्यू असाइन होगी। अब यहाँ पे हमें इसे प्रिंट करवाना है, तो हम लिखेंगे info डॉट डिस्प्ले, तो हमारी ये डेट ऑफ बर्थ प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो बिल्कुल पहले वाला ही आने वाला है, एलेक्स आएगा, नेम कोलन एलेक्स एंड डीओबी कोलन 25/7/2001, आउटपुट वैसा ही आने वाला है। बस यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के क्रिएशन के रिगार्डिंग हमने थोड़े से चेंजेस इंप्लीमेंट कर दिए। तो अगर आप चाहो तो पर्सन क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, या फिर डायरेक्टली हम लोग बाहर भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, अब इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कंफ्यूजन? नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है पासिंग मेंबर्स ऑफ वन क्लास टू अनदर। अब यहाँ पे नेस्टेड क्लास वाला कंसेप्ट नहीं है, मैंने 2 अलग इंडिपेंडेंट क्लासेस यहाँ पे क्रिएट करी हैं। तो एक क्लास के मेंबर्स, अब एक क्लास के मेंबर्स क्या क्या होते हैं, जो डेटा मेंबर्स हम लोगों ने क्रिएट किए हैं वही तो होंगे उसके मेंबर्स। अगर वो मेंबर्स हमें किसी दूसरी क्लास को पास करके काम करवाना हो तो उसी का ये हमारा एग्जाम्पल है। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे EMP नाम की एक क्लास को क्रिएट किया है और इसके अंदर यहाँ पे 2 मेथड मेरे पास में अवेलेबल है। एक तो है हमारा कंस्ट्रक्टर डेफ इनिट और एक है डिस्प्ले। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं,
सेल्फ डॉट ID, सेल्फ डॉट नेम एंड सेल्फ डॉट सेल्फ। अब यहाँ पे जब एम्प्लॉय क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आएगा, तो यहाँ पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की हेल्प ली है, तो ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में लाते टाइम हमें 3 वैल्यूज पास करनी होगी। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ID, नेम और सैलरी यही सीक्वेंस होगा, तो सेल्फ कॉमा आई कॉमा नेम कॉमा सेल्फ। तो आई की जो वैल्यू होगी वो ID के अंदर आ जाएगी, नेम की जो वैल्यू होगी वो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर आ जाएगी, और जो सेल की वैल्यू होगी वो सेल नाम के वेरिएबल के अंदर ही आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो भी 3 वेरिएबल क्रिएट किए हैं उन्हें डिस्प्ले करवाने के लिए मैंने डिस्प्ले मेथड यहाँ पे क्रिएट किया, तो सेल्फ डॉट ID कॉमा सेल्फ डॉट नेम कॉमा सेल्फ डॉट सेल्फ। तो यहाँ पे स्पेस से सेपरेटेड तीनों वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी हमारी स्क्रीन पे जब हम इस डिस्प्ले मेथड को कॉल करेंगे। तो ये तो है पहला पार्ट, ठीक है, पहली क्लास हमारी। तो अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ई नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है जो कि EMP टाइप का है। अब 3 वैल्यूज मैंने पास करी है, 101, एलेक्स एंड 20,000, और इस ई ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले मेथड को मैंने कॉल किया। तो 101, एलेक्स एंड 20,000 यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट आ गया है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, एम्प्लॉयज को अलग अलग तरीके का इंक्रीमेंट प्रोवाइड करना है या फिर किसी की सैलरी में कुछ अलग डिडक्शन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सेम क्लास में ही नहीं बल्कि एक अलग टाइप की क्लास बना दी बोनस नेम से, जो क्या कर रही होगी, जो करंटली एम्प्लॉय के इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम कर रही होगी। तो मैंने तो यहाँ पे इंक्रीमेंट का काम करवाया है, अगर आपको डिडक्शन वाला काम करवाना हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। अब इस बोनस क्लास के अंदर मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट नाम का एक मेथड क्रिएट किया है, और इस इंक्रीमेंट नाम के मेथड को कॉल करवाते टाइम यहाँ पे हमारे पास में आएगा एक ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जिस एम्प्लॉय पे हम काम करवाना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारे पास में आएगा। अब इस मेथड को मैंने स्टैटिक मेथड के तौर पे क्रिएट किया है। क्यों स्टैटिक मेथड के तौर पे क्रिएट किया है, क्योंकि अगर स्टैटिक नहीं होगा तो यहाँ पे हो सकता है बिकॉज ऑफ द वेरिएबल्स आर पब्लिक, तो यहाँ पे हमारा सैलरी वेरिएबल क्या होगा, बोनस अपना सैलरी वेरिएबल कंसिडर करने लगेगा। बोनस का सैलरी वेरिएबल नहीं है ये, एम्प्लॉय क्लास के अंदर जो सैलरी वेरिएबल क्रिएट किया है ना, हमें उसको काम में लेना है। तो यहाँ पे बोनस का ना ही ये क्लास वेरिएबल है, ना ही ये इंस्टेंस वेरिएबल है, ये क्या है, एक तरीके की एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है जो किसी और दूसरी क्लास ने इस बोनस क्लास से करवाई है। तो इस तरीके की भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी अगर हमें इम्प्लीमेंट करवानी हो तो हम स्टैटिक मेथड को काम में लेते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम काउंटिंग स्टूडेंट्स, काउंटिंग एम्प्लॉयज, कुछ इस तरीके की वर्किंग में भी स्टैटिक मेथड को काम में लिया जाता है। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा क्यों स्टैटिक बनाया है, क्योंकि सैलरी यहाँ पे ना ही इस बोनस का इंस्टेंस वेरिएबल है, ना ही यहाँ पे बोनस का क्लास वेरिएबल है, ये एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी, दैट्स व्हाई स्टैटिक। अब यहाँ पे जब भी इंक्रीमेंट मेथड फॉलो होगा तो एक ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस पे जो सैलरी नाम का वेरिएबल प्रेजेंट है उसमें मैंने 1000 का इंक्रीमेंट करवा दिया है, प्लस इक्वल्स टू 1000। तो जो भी करंटली सैलरी की वैल्यू होगी उसमें 1000 ऐड होगा और वापस से उसके अंदर जाके असाइन हो जाएगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट के डिस्प्ले मेथड को मैंने यहाँ पे कॉल किया है। तो इंक्रीमेंटेड सैलरी डिस्प्ले हो जाए इसलिए मैंने उसे कॉल किया है। अब यहाँ पे हमारा ये इंक्रीमेंट मेथड कहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट है बोनस क्लास के अंदर, और किस टाइप का मेथड है, स्टैटिक टाइप का मेथड है। तो स्टैटिक टाइप के मेथड को हमें यहाँ पे कॉल करने के लिए किसी भी तरीके का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली क्लास का नाम लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, मेथड का नाम लिखेंगे और ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है ई, तो बोनस डॉट इंक्रीमेंट ई, तो यहाँ पे ई का जो रेफरेंस होगा वो इधर चला जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि ये स्टैटिक टाइप का मेथड है तो किसी भी तरीके का क्लास का रेफरेंस यहाँ नहीं जाएगा, ना ही यहाँ पे इंस्टेंस का रेफरेंस जाएगा। हमने जो ऑब्जेक्ट पास किया है बस उसका रेफरेंस जाएगा इस ओबीजे नाम के वेरिएबल के अंदर। तो इस ई के रेफरेंस पे जो सैलरी वेरिएबल है उसमें इंक्रीमेंट, इस ई के रेफरेंस पे जो डिस्प्ले मेथड प्रेजेंट है उसकी कॉलिंग। तो सेकेंड आउटपुट देखिए, अब सैलरी जो है हमारी वो इंक्रीमेंट हो गई है, 101 एलेक्स एंड 21,000। तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे काम में ले सकते हैं, पासिंग द मेंबर्स ऑफ वन क्लास टू अनदर। इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन?
अब इस क्लास के बाद जो हमारे पास, सॉरी, इस एग्जाम्पल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल है, दैट इज प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ क्लास। देखिए, किसी भी तरीके की क्लास हमने जो काम में लिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमने str यानी कि स्ट्रिंग क्लास को काम में लिया, बहुत सारे प्री डिफाइंड उसके फंक्शन थे ना, इंडेक्स था उसके पास में, या फाइंड था, या और भी तरीके के लेन हमारे पास में फंक्शन अवेलेबल था। सेम गोज फॉर लिस्ट, लिस्ट के अंदर हमारे पास में पॉप था, पुश था, अपेंड थे, ये पास मेथड थे हमारे पास में। तो हर क्लास के अपने मेथड हमारे पास में अवेलेबल है। तो एग्जैक्टली में अगर हमने अपनी क्लास क्रिएट की है, तो उस क्लास के साथ में हम कौन कौन से मेथड्स काम में ले सकते हैं, उसी का एग्जाम्पल ये हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो क्लास देख लेते हैं। क्लास बहुत सिंपल सी है, हमेशा से जो हम करते आए हैं वही है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जीक्यूशन में काफी सारे चेंजेस हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टूडेंट नेम की एक क्लास को क्रिएट किया है, और यहाँ पे मैंने मान लीजिए क्लास वेरिएबल ही है, ये स्टैटिक मेथड क्लास मेथड को जैसा हमने बनाया नहीं है, सिंपल एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया क्लास रेफरेंस के अंदर स्टूडेंट को काउंट करवाने के लिए। अब यहाँ पे है टोटल इज इक्वल्स टू 0। जैसे जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जिस्टेंस में आते जाएंगे, वैसे यहाँ पे टोटल में मैं इंक्रीमेंट करवाती जाऊंगी, तो मुझे पता चलता जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब सबसे पहले है इनिट यानी कि कंस्ट्रक्टर हमारा, डेफ इनिट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा अरेनो। अब यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट आर्गुमेंट वाला कंसेप्ट काम में लिया है, नेम इज इक्वल्स टू ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड अरेनो इज इक्वल्स टू 0। तो नॉन पैरामीटराइज पैरामीटराइज दोनों तरीके से ये काम करेगा। सबसे पहले मैंने लिखा है सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम। तो यहाँ पे यूजर कंस्ट्रक्टर यानी कि ऑब्जेक्ट को एग्जिस्टेंस में लाते टाइम जो भी वैल्यू पास करेगा, उसे मैंने नेम नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया है। सिमिलरली सेकंड जो हमारे पास में आर्गुमेंट आएगा, उसे रोल नंबर नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन कर दिया है। उसके बाद मैंने लिखा है स्टूडेंट डॉट टोटल प्लस इक्वल्स टू 1, क्योंकि एक स्टूडेंट एग्जिस्टेंस में आ चुका है, तो मैंने टोटल वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंट करती। नेक्स्ट है हमारे पास में डेफ डिस्प्ले सेल्फ, जो भी यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो प्रिंट नेम कोलन सेल्फ डॉट नेम, प्रिंट रोल नंबर कोलन सेल्फ डॉट रोल नंबर एंड प्रिंट टोटल स्टूडेंट्स कोलन स्टूडेंट डॉट टोटल। तो जो भी नेम होगा, जो भी रोल नंबर होगा और जितना भी हमारा टोटल होगा, वो तीनों यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे विद प्रॉपर मैसेजेस। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। S1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट राम कॉमा 101। तो नेम के अंदर राम चला गया और आरोनो के अंदर 101। वेरिएबल्स क्रिएट होंगे, वैल्यू असाइनमेंट होगा और टोटल के अंदर +1 हो जाएगा। फिर किया है S1 डॉट डिस्प्ले। तो यहाँ पे होगा क्या, तीन हमारे पास में प्रॉपर मैसेजेस आएंगे, नेम कोलन राम, रोल नंबर कोलन 101 एंड टोटल स्टूडेंट्स कोलन 1। जो डिस्प्ले मेथड के अंदर हम लोगों ने लिखा था एग्जैक्टली में वही यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट आएगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में जो वेरिएबल्स है उनका स्कोप पब्लिक है, तो हम यहाँ पे डिस्प्ले मेथड को अगर नहीं भी कॉल करवाते तो भी हमारा काम हो जाएगा। हमें सिंपली लिखना होगा प्रिंट S1 डॉट रोल नंबर कॉमा S1 डॉट नेम। तो रोल नंबर की वैल्यू और नेम की वैल्यू यानी कि 101 और जो राम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 101 और जो राम है वो प्रिंट हो गया है इस टोटल स्टूडेंट्स के बाद। अब इसी प्रिंटिंग के फिनोमेना को एग्जीक्यूट करने के लिए एक और प्री डिफाइंड मेथड हमारे पास में अवेलेबल है जो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज गेट ATTR, मतलब गेट एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट क्या है, वेरिएबल्स जो हमने डिफाइन किए हैं। तो इस गेट एट्रीब्यूट मेथड के दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और दोनों कंपल्सरी है, ठीक है। तीन वैसे हो सकते हैं लेकिन दो कंपल्सरी होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें पास करना होता है ऑब्जेक्ट का नाम, क्योंकि एट्रीब्यूट तो तभी आएंगे ना जब ऑब्जेक्ट एग्जिस्टेंस में आया है। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो कैसे एट्रीब्यूट को काम में लोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे काम में लिया है S1 ऑब्जेक्ट। इस S1 ऑब्जेक्ट के अंदर जो रोल नंबर नाम का एट्रीब्यूट क्रिएटेड है, उसकी वैल्यू को अगर हमें एक्सेस करना हो तो हम काम में लेते हैं गेट ATTR यानी कि गेट एट्रीब्यूट मेथड। अब यहाँ पे अगर हमारा रोल नंबर नाम का एट्रीब्यूट एक्सेस करता होगा तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब ऑब्वियसली S1 ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करता है और S1 के अंदर रोल नंबर भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा 101। अब यहाँ पे जितने भी मेथड्स हम लोग कवर कर रहे हैं
सारे मेथड्स के नेम या जो सारे एट्रीब्यूट्स हैं उनके नेम हम हमेशा यहाँ पे कोट्स के अंदर ही स्पेसिफाई करते हैं। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे रोल नंबर बिना कोट्स के तो आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोट्स के अंदर हमें एट्रीब्यूट का नाम लिखना है। अब S1 ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर क्रिएटेड है तो 101 प्रिंट हो जाएगा। एक और स्टेटमेंट लिखा है, प्रिंट गेट ATTR S1 फीस। अब यहाँ पे फीस नाम का एट्रीब्यूट तो हमने क्रिएट ही नहीं किया है, या तो हमारे पास में नेम है या तो हमारे पास में रोल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट हमें थ्रो करेगा एक एरर, एट्रीब्यूट एरर, कि जो आपने एट्रीब्यूट यहाँ पे मेंशन किया है वो तो इस ऑब्जेक्ट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एट्रीब्यूट एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी वैल्यू तो डिस्प्ले करवानी है, फीस तो हमें डिस्प्ले करवानी है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे काम में लेते हैं थर्ड आर्ग्यूमेंट, जो कि एक ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पे S1 ऑब्जेक्ट के अंदर फीस नाम का एट्रीब्यूट एग्जिस्ट तो नहीं करता, लेकिन हमें यहाँ पे फीस की वैल्यू डिस्प्ले तो करवानी है। तो कॉमा करके हम यहाँ पे फीस की वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे 15,000 हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फीस नाम का एट्रीब्यूट क्रिएट हो जाएगा, एट्रीब्यूट क्रिएट नहीं होगा। हमारे पास में जो एरर आती है उस एरर को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। तो अगर फीस टाइप का एट्रीब्यूट क्रिएटेड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो क्योंकि एरर आएगी तो उस एरर से बचने के लिए मैंने यहाँ पे 15,000 मेंशन कर दिया है। तो हमारी स्क्रीन पर 15,000 प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो दो स्टेटमेंट्स है 101 और 15,000 हमारी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए ये 101 प्रिंट हो गया है और ये 15,000 प्रिंट हो गया है। ये है गेट ATTR का यूसेज किसी भी एट्रीब्यूट की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास में एक और मेथड अवेलेबल है, दैट इज हैज ATTR। इसका मतलब ये है कि हमें चेक करना है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई मेथड एग्जिस्ट करता है या नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है या नहीं। एग्जिस्ट करता है तो ट्रू प्रिंट होगा, एग्जिस्ट नहीं करता है तो फॉल्स प्रिंट होगा। तो और उसे चेक करने के लिए हैज ATTR मेथड को काम में लिया जाता है। अब इसके भी दो आर्ग्यूमेंट्स है, पहला हमारा ऑब्जेक्ट का नाम और जिस एट्रीब्यूट या जिस मेथड को हम चेक करना चाहते हैं उसका नाम कोट्स के अंदर। तो पहले मैंने लिखा है S1 नेम। अब इस S1 ऑब्जेक्ट के अंदर नेम और रोल नंबर दो एट्रीब्यूट तो प्रेजेंट है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। सिमिलरली मैंने लिखा है हैज ATTR S1 फीस। अब फीस एग्जिस्ट करता ही नहीं है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। सिमिलरली लिखा है हैज ATTR S1 डिस्प्ले। डिस्प्ले नाम का मेथड हमारा एग्जिस्ट करता है तो ये भी हमें ट्रू ही रिटर्न करेगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे एट्रीब्यूट को यूज करने पे प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, पहले चेक कर सकते हैं कि अगर एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है तो उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवाओ, अगर नहीं एग्जिस्ट करता है तो किसी भी तरीके की एरर थ्रो नहीं करे, आगे बढ़ जाए या एरर मैसेज दे दे कि डज नॉट एग्जिस्ट टाइप ऑफ लाइक दैट। तो इफ हैज ATTR S1 fees is equals to true, तो क्या करो, प्रिंट गेट ATTR S1 fees और एल्स पास। यहाँ पे होगा क्या, अगर फीस एग्जिस्ट करती होगी ट्रू रिटर्न करेगा तो इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, और वरना पास क्या करता है, एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, उस स्टेटमेंट को स्किप कर देगा। तो कुछ इस तरीके की वर्किंग के लिए इन मेथड्स को काम में लिया जाता है। दैट इज फर्स्ट टू मेथड्स। नेक्स्ट है हमारे पास में सेट ATTR। इसका सिंपली मतलब है जो भी हमारे पास में एट्रीब्यूट है हम उसकी वैल्यू को सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट एग्जिस्ट करता है तो ही वैल्यू आप सेट कर पाओगे, वरना आपके पास में एरर रहेगी, ठीक है। अब इस सेट के हमारे पास में 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। सबसे पहला तो ऑब्जेक्ट, ठीक है, किस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें काम करवाना है, उस ऑब्जेक्ट में कौन से एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज करवानी है। तो यहाँ पे मैं नेम की वैल्यू को चेंज करवा रही हूँ। और थर्ड होता है हमारा आर्ग्यूमेंट, क्या वैल्यू हमें सेट करवानी है। तो यहाँ पे इनिशियली नेम जो राम था उसे मैंने चेंज कर दिया है एलेक्स, ठीक है, तो वैल्यू हमारी सेट हो गई। अब यहाँ पे एलेक्स हुआ है या नहीं सेट उसे चेक करना है तो क्या कर सकते हैं, फिर से गेट ATTR की हेल्प ले सकते हैं, प्रिंट गेट ATTR S1 नेम। अब नेम एग्जिस्ट तो करता है तो जो भी उसकी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, तो अब एलेक्स प्रिंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास में हैज ATTR के ट्रू फॉल्स ट्रू और उसके बाद एलेक्स। देखिए नेम जो है वो अब चेंज हो गया है।
लास्ट मेथड प्री डिफाइंड जो हमारे पास में है दैट इज del attr। किसी भी तरीके के एट्रीब्यूट को, किसी भी तरीके के मेथड को अगर हमें डिलीट करना हो तो उसके लिए हम इस मेथड को काम में लेते हैं। तो सबसे पहले तो किस ऑब्जेक्ट के थ्रू काम करवाना है, S1 कॉमा रोल नंबर, तो रोल नंबर एग्जिस्ट करता है तो वो डिलीट हो जाएगा। अब अगर मैं लिखती हूँ प्रिंट S1 कॉमा रोल नंबर, या फिर मैं लिखती हूँ प्रिंट गेट attr S1 कॉमा रोल नंबर, तो ये स्टेटमेंट हमें एट्रीब्यूट एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि हमने रोल नंबर को डिलीट कर दिया। जब डिलीट हो चुका है तो उसे एक्सेस तो कर ही नहीं सकते। सेम गोज फॉर द मेथड del attr s1 कॉमा डिस्प्ले, डिस्प्ले मेथड को डिलीट कर दिया। कहाँ से? इस s1 के रेफरेंस से। तो अब अगर इस s1 को यूज करके डिस्प्ले मेथड को कॉल करवाएंगे तो फिर से हमारे पास में एरर आएगी। अब क्यों आएगी? क्योंकि इसको डिलीट कर दिया इस S1 के मेमोरी ब्लॉक में से। तो कुछ इस तरीके के प्री डिफाइंड मेथड्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। इन केस आपसे 1 या 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि इनका मतलब समझाओ, तो कुछ इसी तरीके से मतलब आपको समझाना है। किसी भी मेथड में कुछ भी प्रॉब्लम